अपन ने नगरीय भूगोल में जैसे एक मानव अधिवास के अंतर्गत ह्यूमन सेटलमेंट के अंदर अर्बनाइजेशन पढ़ रहे थे, और विशेष करके इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो नगरों की विभिन्न श्रेणियां, नगरों की जो भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार जो नगरों की विभिन्न श्रेणियां थी उसके बारे में अध्ययन किया था। जैसे प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी है, पंचम और षष्ठम श्रेणी है, जो जनसंख्या के आधार पर कुछ वर्णित किया गया था। इसी क्रम में अपन ने कुछ नगरों के विभिन्न स्वरूप भी देखे थे, जैसे अनुवर्ती बस्ती है, नगरीय पूर्वा है, नगरीय गांव है, कस्बा है, और नगर है, सिटी है, और महानगर है। इसी श्रेणी में अपन ने जैसे सनन नगर और मेगालोपोलिस, तो इस प्रकार से नगर के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज अपन इस पार्ट 2 में अपन नगरों के उद्भव तथा विकास के कारक, नगरों के उद्भव तथा विकास के कारक, जब नगर का उद्भव होता है, नगर पनपता है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो जो उसको प्रभावित करते हैं। नगरों के उद्भव तथा विकास के कारक, जैसे कोई भी नगर यदि पनपता है तो उनको, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो अपने भौतिक रूप से हो, और चाहे मानवीय रूप से हो, सभी प्रकार के नगर ये प्रभावित करते हैं। सामान्यतः नगरों के विकास में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो धीरे धीरे, जो सामान्यतः ग्रामीण बस्तियां हैं वो धीरे धीरे नगरीय विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामान्यतः नगरों के विकास में ग्रामीण बस्तियों में धीरे धीरे नगरीय विशेषताओं के विकास से जो विकास होता है, और कभी कभी नगर का विकास कई प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों के अनुकूल भी होते, अनुकूल होने पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। मानवीय कारक और भौतिक कारक, ये सभी कारक इस पे प्रभाव डालते रहते हैं। कभी कभी कहने का मतलब कि सर्वप्रथम नगरों का जो विकास है वो लगभग जो सबसे पहले जो नगरों का विकास एक देखा गया था वो एक 2500 ईसा पूर्व, जो विशेष करके एशिया के दक्षिणी पश्चिम में जो विकसित मेगालोपोलिस सभ्यता में हुआ था इसका सबसे पहले। और नगरों के उद्भव एवं विकास को कुछ प्राकृतिक एवं मानवीय कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात प्राकृतिक एवं मानवीय कारक, इसमें प्राकृतिक एवं मानवीय कारक, दोनों कारक, प्राकृतिक एवं मानवीय, दोनों प्रकार के फैक्टर मौजूद रहते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय कारक कहने का मतलब है कि प्रकृति में जो कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे भूआकृति है, जलवायु है, अपने जो जल की प्राप्ति है, जिसमें आर्थिक कारक है, तो कुछ मानवीय होते हैं, कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो अपन इसमें कुछ दोनों ही मिले जुले कारकों का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला आता है भौतिक कारक। पहला कौन सा है? भौतिक कारक। भौतिक कारक नगरों के उद्भव तथा विकास में सबसे पहला जो कारक है वो भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर, जिसको बोलते हैं अपने फिजिकल फैक्टर। नगरों का विकास विभिन्न भौतिक कारकों की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होने पर होता है। यानी अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं? अब भौतिक कारक में अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं? कहने का मतलब है कि नगरों का विकास विभिन्न भौतिक कारकों की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होने पर ही होता है। और ये दशाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 पर आता है टोपोग्राफी, अर्थात स्थलाकृति। इसमें भी पहला स्थलाकृति, यानी कि जिसको टोपोग्राफी बोलते हैं, ये इसका जो मेन कारक है स्थलाकृति। जैसे उच्चावच बोलते हैं धरातल, स्थलाकृति, टोपोग्राफी बोलते हैं इसको। नगरों का जो उद्भव है वो किसी भी स्थल, नगरों का उद्भव स्थल के उन्हीं भागों में होता है। नगरों का उद्भव स्थल के उन्हीं भागों में होता है जहां उनके फैलने के लिए
पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। कहने का मतलब है कि नगर को फैलने के लिए जहां पर है उनके पास में एक पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो। जैसे कहीं पर भी किसी फैलने के लिए जो धरातल है वो खुला समतल हो तथा उच्चावत संबंधी कठिनाई न हो। यानी कि धरातल की जो बनावट है, जैसे कहीं ऊंचा पर्वत हो, कहीं घाटियां हो, उच्चावच की जो उबड़ खाबड़ धरातल बोलते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विस्तृत फैलने के लिए समतल मैदान होना चाहिए। टोपोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि नगरों का विकास ज्यादातर समतल मैदानी भागों में होता है जहां परिवहन की सुविधाएं होती हैं, जल की प्राप्ति होती है और विभिन्न प्रकार के जो आर्थिक कारक हैं जिसमें खनिज संपदा वहां की उपलब्ध हो, उपजाऊ मृदा हो, कृषि के लिए भूमि उपलब्ध हो, तो विशेष करके जो उद्योगों के लिए परिवहन की आवश्यकता जो होती है वो इसमें, जिसमें रेल जाल, सड़क जाल ये सब बिछे हों। कहने का मतलब ये है कि नगरों का जो उद्भव है वो उन्हीं क्षेत्रों में होता है या उन्हीं भागों में होता है जहां उसके फैलने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तथा उच्चावच संबंधी कठिनाई न हो। अतः विश्व के लगभग सभी जो नगर है उसकी जो सभी नगर है वो समतल एवं सुप्रवाहित मैदानी भागों में ही पाए जाते हैं। सुप्रवाहित एवं मैदानी भागों में ही पाए जाते हैं सभी, इसलिए क्योंकि कुछ जैसे नगरों के उद्भव तथा विकास की दृष्टि से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, यानी कि नगरों के उद्भव एवं विकास की दृष्टि से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, रेतीली तथा दलदली कीचड़ युक्त भूमि, पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र अनुपयुक्त होते हैं। कहने का मतलब है कि नगरों के लिए जो अनुपयुक्त धरातल होता है, जिसमें नगर विकास नहीं कर सकता, नगर नहीं पनप सकता, नगर नहीं बस सकता, तो वो जो भाग हैं उसमें ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, रेतीली भूमि वाले हो, दलदली जो भूमि होती है वो हो, और विशेष करके अति उच्च और अति उष्णाद्र जिसको बोलते हैं हमने कीचड़ युक्त वो हो, तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जो अधिकतर क्षेत्र हैं वहां पर नगरों का विकास अनुपयुक्त होता है। ऐसी उच्चावच से उनके लिए, नगरों के लिए नहीं होती। सेकंड नंबर पर आता है अपने भौतिक कारक में जलवायु, क्लाइमेट। फिजिकल जो फैक्टर है उसमें फर्स्ट पर है टोपोग्राफी और सेकंड पर नंबर 2 आता है जलवायु यानी कि क्लाइमेट, जलवायु। अब ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। कहने का मतलब है कि जलवायु के विभिन्न कारक होते हैं। अब जलवायु कई तत्वों से मिलकर के बना है, जैसे वर्षा है, तापमान है। जलवायु वर्षा, तापमान, हवा, वायुदाब आदि जो दशाएं होती हैं वो मानवीय विकास के लिए एक सहायक होती हैं और मानवीय विकास या मानवीय बसाव या नगरों के बसाव के लिए या नगरों के उद्भव के लिए सर्वाधिक प्रभाव डालती हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी नगर पनपता है उसके लिए उपयुक्त जलवायु, जिसमें अनुकूल जलवायु और प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु है विपरीत प्रभाव डालती है, जैसे अति शीत, अति उष्ण, अति उष्णाद्र ऐसे क्षेत्रों में मानवीय बसाव नहीं होता है। जबकि अनुकूल जलवायु होती है, जैसे तापमान रहने योग्य हो, कृषि करने योग्य हो। कहने का मतलब है कि जलवायु के जो विभिन्न कारक हैं, जिसमें वर्षा है, तापमान है, हवा है, वायुदाब है और जो ये सभी दशाएं मानवीय विकास एवं नगरों के उद्भव के लिए एक प्रभाव डालती हैं। और सागर के तटीय भाग में, विशेष करके जो सागर के तटीय भाग में सम जलवायु, सागर के तटीय भाग में सम जलवायु पाए जाने के कारण, जो सागरीय भाग है उसमें सम जलवायु पाई जाती है,
तो इन्हीं कारण अधिकतर जो नगर हैं वो तटीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इसीलिए प्राचीन सभ्यताएं जितनी भी बसी हैं वो नदी तटीय क्षेत्रों में बसी हुई है। नगरीय विकास है वो प्राचीन सभ्यता में भी देखें, अगर इतिहास को उठा करके देखें तो बड़े बड़े नगर है वो नदी घाटियों में बसे हुए हैं, क्योंकि तटीय भाग की जलवायु है वो एक विशेष करके जो सम जलवायु होती है, अनुकूल जलवायु होती है। कहने का मतलब है कि सागर तटीय जलवायु या किसी जलीय क्षेत्र की जलवायु जो नदी तटीय है, सागर तटीय है, उनकी जलवायु सम होती है। उन्हीं कारण से नगरों का विकास तटीय भागों में अधिक होता है। अब आता है नंबर 3 पर जल की प्राप्ति, यानी कि ये जो मेन है वाटर सुप्री जिसको बोलते हैं, वाटर सुप्री यानी कि जल की प्राप्ति। जल की प्राप्ति यानी जल की प्राप्ति, जहां जल की प्राप्ति होती है तो नदी घाटियों में, प्राचीन सभ्यता में नदी घाटियों में विकास इसीलिए तो हुआ था कि आसानी से जल मिल जाता था वहां पर। तो जल से क्या होता है, पीने के लिए, जीवन के लिए जल तो आवश्यक है ही, प्लस पशुओं को पिलाने के लिए, खेती करने के लिए, कृषि उपज प्राप्ति के लिए जल अति आवश्यक एक कारक है जीवन को। यदि कोई भी जीव श्वसन क्रिया करता है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है जल होना चाहिए, क्योंकि हवा और जल ये दो ही तो एक चीजें हैं जो इस दुनिया को जीवन प्रदान करती हैं। तो जल की प्राप्ति, जो नगरों का जो बसाव होता है उसमें वाटर सप्लाई कैसे, जैसे मनुष्य के लिए विभिन्न कार्यों को संपन्न करते तथा स्वयं यानी सभी कार्यों को संपन्न करते एवं स्वयं के जीवित रहने के लिए जल की अति आवश्यकता रहती है। एक जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और विभिन्न घरेलू कार्यों में, निर्माण उद्योगों में और विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में और जैसे सफाई कार्य आदि में जल की एक अति आवश्यकता होती है और सभी प्रकार से जल का एक महत्वपूर्ण महत्व रहता है। अतः जल प्राप्ति की सुविधा के कारण ही नगरों की स्थिति, जिसमें जल प्राप्ति की सुविधा के कारण ही नगरों की स्थिति है वो झील, नदी, तालाब या समुद्र के तटीय भागों में पाई जाती है, समुद्र के तटीय भागों पर, किनारों पर पाई जाती है। यही कारण है कि दिल्ली यमुना नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती के तट पर, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। कई बार आ जाता है कि नदियों के तट पर जो बड़े बड़े शहर है उसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो दिल्ली महानगर है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जिसको अपने बोलते हैं, जिसको नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी, तो यमुना नदी के किनारे पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर, कानपुर जो गंगा नदी के किनारे पर, ये सभी क्या है, पर्याप्त जल प्राप्ति के कारण ही पनप सके और जल प्राप्ति के कारण ही इनका विकास हो सका। दिल्ली का यमुना नदी से के कारण, अहमदाबाद का साबरमती के कारण और कानपुर का गंगा नदी के कारण ही विकास हो सका। तो जल की प्राप्ति ये एक महत्वपूर्ण कारक है और ये फिजिकल फैक्टर में आता है, भौतिक कारक में आता है। स्थलाकृति हुई, जलवायु हुआ, जल की प्राप्ति हुई। अब आता है अपना सेकंड नंबर पर आर्थिक कारक। ये क्या है, मानवीय कारक, आर्थिक कारक, यानी कि ये तो था अपना प्राकृतिक भौतिक कारकों में, और सेकंड नंबर पर आता है आर्थिक कारक। अब ये आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक नगरों के विकास के प्रमुख जो आधार है, जो व्यापार है, वाणिज्य है, खनन एक जो प्रशासन है और निर्माण है, ये सभी के सभी ये क्या है, सभी कार्य ये सभी विकास के प्रमुख आधार होते हैं। जैसे कोई भी नगर के विकास के यदि आधार देखें तो प्रमुख आधारों में व्यापार, वाणिज्य, खनन, प्रशासन, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इनके एक कारक होते हैं। अतः नगरों का उद्भव तथा विकास
आर्थिक कारकों से ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। यानी जिसको बोलते हैं अपने इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक, ये सभी के सभी आर्थिक कारकों के निर्धारित तत्व माने जाते हैं। अब इनमें जैसे एक महत्वपूर्ण आता है द सप्लाई ऑफ ए रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल की प्राप्ति। द सप्लाई ऑफ ए रॉ मटेरियल अर्थात है कच्चे माल की प्राप्ति। अब कोई भी उद्योग होता है तो कृषि पर आधारित होता है, कोई भी जैसे चीनी उद्योग है वो गन्ने पर आधारित होता है, कोई भी खनिज पर आधारित होता है, जैसे सीमेंट उद्योग है तो सीमेंट पूर्ण रूप से खनिज पर आधारित है, जिप्सम है, अपने चूना पत्थर है, कोयला है, ये खनिजों पर आधारित उद्योग है। और कुछ जैसे लोहा इस्पात उद्योग है वो भी खनिजों पर आधारित है, कोयला है, लोहा है, कच्चा लोहा, वो सब खनिजों पर आधारित होते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग क्या है, कृषि पर आधारित है, कच्चा माल एक रॉ मटेरियल इसका कपास, रॉ मटेरियल कच्चा माल और कपास होता है। तो कहने का मतलब है कच्चे माल की प्राप्ति। अब ये आर्थिक कारक में आता है, पूर्ण रूप से आर्थिक कारक में एक निर्धारित तत्व होता है नगरों में विकास एवं उद्भव में, वो होता है कच्चे माल की प्राप्ति। नगर के विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के, नगर में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के उद्योग स्थित होते हैं। नगर में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के उद्योग स्थित होते हैं। इन उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कच्चे पदार्थों की उपलब्धि पास ही, नगरों के पास में ही, यानी कि विभिन्न कच्चे पदार्थों की उपलब्धि पास ही नगरों का उनका विकास ज्यादा होता है। और अपने फॉर एग्जाम्पल यदि देखें उदाहरणार्थ यदि इनका देखें उदाहरण के तौर पर तो भारत में जितने भी उद्योग है जैसे भिलाई, बोकारो, ये लोहा इस्पात उद्योग की केंद्र है। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, ये सभी नगर है वो उनका विकास है वो लोहा आयशक, जिसको अपने कच्चा लोहा बोलते हैं, लोहा आयशक यानी कच्चे लोहे की प्राप्ति, और जिसमें कोयला और मैंगनीज, चूना पत्थर आदि ये सभी की सभी जो प्राप्ति होती है, इनमें इनकी उपलब्धि के कारण लोहा इस्पात उद्योग इन केंद्रों पर बोकारो है, भिलाई है, दुर्गापुर है, इनमें सबसे ज्यादा कच्चे माल की प्राप्ति के कारण ही ये सबसे ज्यादा विकास कर पाए हैं, ये सबसे ज्यादा पनप पाए हैं और इनका लोहा इस्पात उद्योग में नंबर 1 पर नाम आता है। तो आर्थिक कारक में कच्चे माल की प्राप्ति, इस प्रकार से इसका इन नगरों का विकास हुआ है। अब यदि दूसरे उदाहरण में देखें, जैसे मुंबई, अहमदाबाद सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। मुंबई, अहमदाबाद, अपने राजस्थान में यदि देखें तो भीलवाड़ा सूती वस्त्र की राजधानी है। कहने का मतलब है कि अहमदाबाद, मुंबई आदि नगरों का जो सूती वस्त्र उत्पादन है वो सूती वस्त्र उत्पादन के रूप में नगर का एक जो विकसित रूप है वो प्रदान करता है। और इस विकसित रूप के कारण उसमें जो रॉ मटेरियल है वो कच्चा माल के रूप में वो कपास उत्पादन का एक प्रमुख योगदान पाया जाता है, क्योंकि कपास वहां से आसानी से मिल जाती है, बढ़िया किस्म की लंबे रेशे की कपास है वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए ये अहमदाबाद, मुंबई और राजस्थान की भीलवाड़ा ये सब सूती वस्त्र की राजधानी है। इस प्रकार से नंबर 2 पर आता है परिवहन एवं संचार, यानी कि आर्थिक कारक में नंबर 2 पर आता है। पहले तो अपन ने कच्चे माल की प्राप्ति की और इसके बाद में इसी क्रम में आता है परिवहन एवं संचार। ये एक हृदय का काम करता है, क्योंकि किसी भी नगर के लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये दो ऐसे हैं जो एक दूसरे का आदान प्रदान जिसको बोलते हैं अपने, जिसमें व्यापारिक आदान प्रदान होता है, जिसको वस्तु का विनिमय बोलते हैं अपने, वस्तु का विनिमय, या कम्युनिकेशन जिसको संचार का माध्यम बोलते हैं, वो एक दूसरे देश से संपर्क, एक दूसरे राज्य से संपर्क ये स्थापित करते हैं। तो परिवहन एवं संचार नगर का एक हार्ट कहा जाता है। यदि कोई ट्रांसपोर्ट है नगर के लिए परिवहन अति आवश्यक है, क्योंकि कच्चा माल लाने के लिए और तैयार माल बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट एक अपने जैसे शरीर में रक्त संचरण होता है तो वो एक रक्त संचरण का कार्य भी करता है। इस प्रकार से अपने मानव के शरीर में जो रक्त वाहिनियां जिसमें रक्त दौड़ता है, तो किसी भी नगर में परिवहन जब दौड़ता है तो उसमें सब आ जाते हैं, जिसमें रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, स्थल मार्ग में 2 है, रेल और सड़क मार्ग, तो ये सब आ जाते हैं। जितने भी कच्चे माल में जैसे कोई भी लोहा इस्पात का उद्योग है उसमें कोयला एक कच्चा माल होता है, शक्ति का साधन होता है। तो कोयला दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोयला, क्योंकि हर जगह कोयला मिलता नहीं है, हर जगह हर खनिज की प्राप्ति नहीं
पाई जाती है वो परिवहन के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। कहने का मतलब है कि नगरों में उत्पादित वस्तुओं का जो निर्यात आयात शब्द आता है, जिसको अपने व्यापार कहते हैं, लेना देनी कहते हैं साधारण शब्दों में, वो सारा का सारा परिवहन एक विभिन्न जो साधनों का योगदान इसमें पाया जाता है। अतः नगरों के विकास को प्रभावित करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो परिवहन एवं संचार का होता है। समुद्र के तटीय भागों में अधिक विकास क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बंदरगाह पाए जाते हैं, तो जलीय साधन है वो एक प्रकार का परिवहन का कार्य करता है। तो समुद्र के तटीय वाले भाग में जो बंदरगाह होते हैं वहां पर माल उतार करके और जल के द्वारा और दूसरे देशों से माल ला करके और पहुंचाया जाता है और एक देश से दूसरे देश पर लाना ले जानी। तो इस प्रकार से यातायात के मार्गों जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ये सभी एक फैक्टर है जिसमें उदाहरण ले तो टाटा नगर, देहली, नागपुर, कानपुर, हावड़ा, ये सब नगर हैं रेल परिवहन की दृष्टि से अपना विकास कर पाते हैं। अब थर्ड में आता है जो मेन है पूंजी। क्या है? पूंजी। पूंजी जिसमें अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल जिसको बोलते हैं, है ना? पूंजी, पूंजी यानी कि जिसको बोलते हैं अपने नगरों के उद्भव तथा विकास के प्रमुख आधारों में विभिन्न निर्माण उद्योग, जिसमें व्यापार, परिवहन, वाणिज्य, ये सब जो एक व्यापारिक दृष्टि से सभी जो क्रियाएं होती हैं वो बिना पूंजी के संचालित नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कल्पना नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त विभिन्न जो इमारतें हैं, वस्तुएं हैं, जो जितने भी सुविधाएं हैं, उनके विकास के लिए पूंजी एक प्रमुख आर्थिक साधन माना जाता है। इसके बाद में आता है एक थर्ड नंबर पर अपने जो भौतिक कारक है वो प्रथम किया था। भौतिक कारकों में अपने स्थलाकृति किया था, जलवायु किया था, जल की प्राप्ति की थी। आर्थिक कारकों में अपने जो कच्चे माल की प्राप्ति, जिसको अपने रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, और परिवहन और संचार और पूंजी। इस प्रकार से थर्ड नंबर पर आता है जैसे आर्थिक कारक अपन ने पढ़ा, और अब थर्ड नंबर पर आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसमें जनसंख्या का योगदान होता है, इसमें एक बहुत बड़े भाग का होता है जिसमें सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जिसको बोलते हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में, संसार के जितने भी जनाधिक्य वाले प्रदेश हैं उसमें नगरों का ज्यादा विकास हुआ है। कारण क्योंकि वहां पॉपुलेशन के तो मानव को हर चीज की आवश्यकता होती है, जीवन को चलाने के लिए मानवीय आवश्यकताएं, यानी मानव उस चीज को पैदा करता है और मानव इसका उपयोग करता है। मानव एक स्वयं क्या है? जैविक संसाधन है। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक में जहां भी नगरों का उद्भव और विकास हुआ है वहां पर जो इसके साथ साथ एक समाज की जो रीति रिवाज है वो भी एक फैक्टर है, जिसमें सभी क्रियाएं जैसे उसमें परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं, धार्मिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और मनोरंजन केंद्र, पर्यटक स्थल, ये सभी क्या है? नगरों के विकास समाज की विभिन्न परंपराओं के आधार पर ही संपन्न होते हैं। समाज की जो स्थायी बनने की जो प्रवृत्ति है, समाज की जो स्थायी बनने की जो प्रवृत्ति है वो नगरों के विकास के साथ साथ उसका जो शुभारंभ हुआ था वो सामाजिक प्रवृत्ति से ही शुभारंभ माना जाता है। अब एक आता है इसके बाद में चौथा फैक्टर है जो पॉलिटिकल फैक्टर के नाम से, राजनीतिक कारक के नाम से जाना जाता है। यानी नगरों के विकास में एक राजनीतिक फैक्टर का बड़ा भाग होता है। किसी राज्य या देश की सरकारी नीति, जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, उस नीति का नगरों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी राज्य, किसी भी देश, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो, उसको सरकार की जो नीति होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, सरकारी नीति जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, उस पर नगरों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि राजनीतिक फैक्टर होता है, जो राजनीतिक कारक होता है, वो नगरों के विकास को भी प्रभावित करता है। भारत सरकार, अपने उदाहरण लें कि फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विभिन्न भागों में जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया था, वो भी एक नीति के तहत किया था। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा जैसे सड़क निर्माण है, उद्योग धंधे हैं,
जिसको अपने बोलते हैं उद्योगों की स्थापना है, ये इन सभी पर, जैसे कृषि का विकास है, सभी पर बल दिया था। अलग अलग योजनाओं के तहत कोई योजना पर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, इनको ज्यादा ध्यान देकर के विकास किया गया था। लोहा इस्पात का विकास है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादा हुआ था, तो इसी नाम से ये जाने लगे। कुल मिलाकर के सरकार की जो नीति है वो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नगरों के विकास में एक गति प्रदान करता है, और जो प्रशासन होता है उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों का विकास, विभिन्न राज्यों की राजधानियों का विकास, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली का मतलब ये हुआ कि कैपिटल के रूप में वो कैसे जानी जाती है कि पूरा जो प्रशासन है, जो पूरी सरकार है, जो पूरा वहां का केंद्र बिंदु है वो कहाँ है, वो दिल्ली में। तो दिल्ली भारत की राजधानी है, वो ये राजधानी क्षेत्र में होती है। राज्य के राजधानी क्षेत्र में राज्य की सरकार होती है, तो इनमें वहां से पॉलिसी बनती है, वहां से नीति निकलती है। तो इस प्रकार से अन्य शहरों की बजाय दिल्ली का विकास है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो राजधानी क्षेत्र में आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है। और अपने स्टेट पर दे तो किसी भी स्टेट की जो सरकार होती है वो अपनी राजधानी में स्थापित होती है। अब अपने स्टेट के अलावा जिला, उपखंड, तो कोई भी जैसे छोटे से आगे जाकर के तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर आते हैं। इस प्रकार से किसी भी शहर के जो विकास का मूल कारण है वो वहां की एक राजधानी का, जैसे उपखंड है, तहसील है, ये इन पर प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण में भी नगरों का विकास तेजी से हुआ है। भारत में कई नगर ऐसे हैं जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, जैसे जयपुर, भुवनेश्वर, ये सभी नगर क्या है, ये प्रांतीय राजधानी होने के कारण तेजी से इसका विकास हुआ है। इस प्रकार से नगरों में उद्भव एवं विकास के कुछ फैक्टर हैं, जिसमें बड़े बड़े रूप से अपने 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर, और फिजिकल फैक्टर में जैसे टोपोग्राफी, स्थलाकृति, क्लाइमेट, जलवायु, सुपली जैसे वाटर सप्लाई, जल की प्राप्ति, और फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें अपने पड़ा रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की प्राप्ति, अपने पड़ा ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, संचार, जिसको व्यापार एवं संचार, और एक पूंजी, जिसका वैसे कैपिटल इंग्लिश में कहते हैं पूंजी, जिसके पास में ज्यादा पूंजी होती है तो ज्यादा विकास होता है उस शहर का, तो इस प्रकार से पूंजी। इस प्रकार से ये कुछ अपन ने भौतिक कारक में पढ़ा, कुछ क्षेत्र में आर्थिक कारक में पढ़ा, और इसके अलावा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक ये भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहां की कल्चर है, वहां की संस्कृति है, रीति रिवाज है, पर्यटक केंद्र, कुछ नगर पर्यटक केंद्रों के रूप में विकास होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों का विकास ज्यादा होता है तो वो पर्यटक केंद्र होंगे, और कुछ में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सभी कारक सांस्कृतिक कारक में आते हैं। और फिर आता है लास्ट में एक चौथा जो कारक है राजनीतिक कारक। अब राजनीति में जैसे किसी भी क्षेत्र की राजधानी के रूप में विकास हुआ हो, किसी क्षेत्र में नीति बनती है, देश की जो पॉलिसी तैयार होती है, तो राजनीतिक फैक्टर भी जो सरकारी नीतियां हैं वो सारी राजनीतिक फैक्टर में चली जाती हैं। और जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं अपने, जैसे नीति आयोग है, अब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर एक जो नीति आयोग बना है वो भी एक सरकारी नीति के तहत है। तो इस प्रकार से नीति आयोग के तहत भी पॉलिसी बनती है और वो नगरों का विकास है उससे ज्यादा होता है। जैसे मेगालोपोलिस है, मेट्रो सिटी है, महानगर, 10 लाखी नगर है, जिसमें उन नगरों का विकास है सबसे ज्यादा इसी कारण से, राजनीतिक कारण से ज्यादा होता है। और वो राजधानी के रूप में सारी वहां पर जितने भी नगरों का जो तीव्र विकास हुआ है उसमें राजधानियों का विकास सबसे पहले होता है। इस प्रकार से कुल अपन ने आज नगरों के उद्भव तथा विकास के कारकों का अध्ययन किया था, और इसमें सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात आती है वो नगरीय अधिवासियों के प्रतिरूप पर। ये तो अपने फैक्टर पढ़े थे, ये तो नगरों का जब उद्भव होता है और उद्भव होने के बाद में जब उसका पैटर्न होता है, जैसे कोई भी नगर बस गया, अब वो आयताकार रूप में है या तारा प्रतिरूप में है या कोई रेखीय प्रतिरूप में है या मिश्रित प्रतिरूप में है या कोई खुला जैसे अपने हाथ होता है तो खुला हाथ प्रतिरूप है या मकड़ी के जाल का प्रतिरूप है या उसको कुछ भी कह सकते हैं, अपने अलग अलग नाम है। तो कुल मिलाकर के उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, नगर बस गया। कुछ प्राचीन नगर हैं वो अव्यवस्थित ढंग से बसे हुए,
जैसे रेल लाइन के सारे घरों का विकास होता गया और वो रेखीय कहलाता है। कोई नदी है, कोई सड़क मार्ग है, कोई रेल मार्ग है, उसके सारे जो घरों का जो विकास होता है तो वो रेखीय प्रतिरूप होता है। कुल मिलाकर के कुछ जो नगर है वो आयताकार रूप में, जैसे चंडीगढ़ है वो एक नियोजित तरीके से ढंग से बसाया गया, हर पर समकोण पर सड़कें काटती हैं और सभी सेक्टरों में विभाजित है। तो इस प्रकार से आयताकार प्रतिरूप में भी इसको बोलते हैं अपने। एक तारा प्रतिरूप होता है, जैसे तारा प्रतिरूप का मतलब क्या हुआ, बीच में झील है, चारों तरफ से कोई रास्ता है और इस प्रकार से कुछ तटीय पंखा होते हैं, तो इस प्रकार से कुछ मकड़ी जाल होते हैं। इस प्रकार से अपन अगले जो पार्ट में है, पार्ट 3 में अपन ने पार्ट 1 में तो किया था विभिन्न श्रेणियां, पार्ट 2 में किया था नगरों के उद्भव विकास के कारण, और पार्ट 3 में अपने करेंगे अगले जो वीडियो में है वो नगरीय अधिवासों के प्रतिरूप। धन्यवाद।